Hello students, my name is VK Singh and you are watching SAV Solutions। तो केमिस्ट्री में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टेट ऑफ मैटर देख लिया था। आज हम लोगों को उस प्रोसेस पढ़ने थे स्टेट ऑफ मैटर के, और उसमें क्या क्या चेंजेस होता है, क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़नी। ठीक है, तो चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। लेट्स गो टू द बोर्ड। हाँ, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। पहला क्या था? सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। ये भी देख लिया था कि हम यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, यहां से यहां जा सकते थे दो मेथड से। किससे? टेम्परेचर से और प्रेशर से। ठीक है, अब देखो प्रोसेस क्या कहलाता है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें कि टेम्परेचर चेंज से अगर ऐसा हुआ है, तो देखो सॉलिड से जब लिक्विड जाते हैं, क्या प्रोसेस? सॉलिड से जब लिक्विड जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। तो मेल्टिंग क्या है भाई? अगर हम सॉलिड से लिक्विड जाएं, कैसे? टेम्परेचर को चेंज करके, तो हम क्या बोल देंगे कि हमने मेल्टिंग कर दी। सॉलिड से लिक्विड बना दिया हमने, मेल्ट कर दिया, तो क्या कर दिया हमने? मेल्टिंग कर दी। ठीक है, अगर हम लिक्विड से गैस जाएं टेम्परेचर को चेंज करके, तो हम कह देते हैं क्या हो गया भाई? हमने बॉइलिंग की। ये एल है, बॉइलिंग की। ठीक है, अब देखो एक टर्म इसमें इवोपरेशन का और आता है। किसका आता है भाई? इवोपरेशन का और आता है। ठीक है, तो जब इवोपरेशन का आता है तो इवोपरेशन भी एक प्रोसेस है। अभी बताएंगे कि इवोपरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस होता है। दोनों में जो है वो लिक्विड गैस बनेगा, मगर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हम अभी देखेंगे। ठीक है भाई, इतना समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, अगर हम उल्टा जाएंगे तो भी कुछ तो कहलाएगा ना। तो देखो लिक्विड से गैस गए तो बॉइलिंग, तो गैस से लिक्विड जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं भाई? कंडेंसेशन। रुको इधर लिख देते हैं, क्या बोलेंगे भाई? कंडेंसेशन। मतलब बॉइलिंग का उल्टा क्या हो जाएगा भाई? कंडेंसेशन। समझ गए? बॉइलिंग का उल्टा कंडेंसेशन, तो मेल्टिंग का उल्टा मतलब मेल्टिंग क्या था? सॉलिड से लिक्विड, तो लिक्विड से सॉलिड जाएंगे तो इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं भाई? फ्रीजिंग। तो एक तरह से फ्रीजिंग क्या है भाई? मेल्टिंग पॉइंट का उल्टा है। ठीक है, मतलब क्या निकल के आया कि अगर सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो मेल्टिंग, लिक्विड से गैस जाएंगे तो बॉइलिंग, और इसका उल्टा अगर हम देखें तो गैस से लिक्विड आएंगे तो कंडेंसेशन, और अगर हम लिक्विड से सॉलिड जाएंगे तो फ्रीजिंग। क्लियर है भाई? चलो, तो अब हम यहां से यहां जा रहे हैं तो बीच में कोई एक टेम्परेचर भी तो होगा ना, जिसके ऊपर चीजें सॉलिड से लिक्विड हो जाती होंगी, जिसके नीचे लिक्विड से सॉलिड बन जाती होंगी। तो वही टेम्परेचर क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहलाता है भाई? मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर at which a solid melts to form liquid at atmospheric pressure is called मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, समझ में आया क्या?
कि द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर हमें नहीं बढ़ाना है, प्रेशर क्या रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर चेंज कर दोगे तो फिर मेल्टिंग पॉइंट सेम नहीं रह जाएगा, क्योंकि प्रेशर डज हैव अ इफेक्ट ऑन मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी। चलो, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, एक ऐसा पॉइंट ऑफ टेम्परेचर है जहां के ऊपर सॉलिड किसमें चला जाता है, लिक्विड में। तो देखो फ्रीजिंग भी पॉइंट न्यूमेरिकली वही होगा क्या, अगर हम न्यूमेरिकल बात करें न्यूमेरिकली, तो क्या फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो इक्वल टू मेल्टिंग पॉइंट होगा क्या भाई? क्यों होगा? क्योंकि टेम्परेचर यही होगा, इसके ऊपर लिक्विड इसके नीचे सॉलिड। तो अगर प्रोसेस हम लिक्विड से सॉलिड कहेंगे तो क्या बोल देंगे, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड फ्रीजेस टू फॉर्म सॉलिड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बदलना, खाली यहां पे सॉलिड मेल्ट्स है तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, लिक्विड फ्रीजेस। क्या लिख देंगे भाई, लिक्विड फ्रीजेस टू फॉर्म, लिक्विड की जगह क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसको हम बोल देंगे फ्रीजिंग पॉइंट। न्यूमेरिकली दोनों इक्वल होंगे क्योंकि पॉइंट तो वही है ना भाई, ठीक है। तो ये तो बात हो गई फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट की, ठीक है। अब देखो भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो ये हटा दें जरा, क्या बॉइलिंग पॉइंट देखने के लिए इसको हटा दें। तो देखो भाई बॉइलिंग का प्रोसेस क्या था, जब हम लिक्विड से गैस जा रहे थे तभी तो हो रही थी बॉइलिंग, क्यों भाई? बॉइलिंग तो तभी हो रही थी, और जब गैस से लिक्विड आ रहे थे तो क्या हो रहा था, कंडेंसेशन हो रहा था क्या? तो देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इन दोनों के बीच में टेम्परेचर का वो पॉइंट जिसमें लिक्विड किसमें चेंज हो जाए, टेम्परेचर में, सॉरी गैस में चेंज हो जाए। तो क्या लिखेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, द टेम्परेचर at which liquid boil to form वेपर्स। वेपर्स वही लिक्विड से जब बनता है तो हम वेपर बोल सकते हैं, ठीक है। आप अभी वैसे गैस और वेपर अलग अलग चीजें होती, ठीक है, इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, पर अभी आप 9th क्लास में गैस को वेपर आप समझ सकते हो, हालांकि ये दोनों चीजें अलग हैं, डोंट कंफ्यूज, ठीक है। आगे चल के आपको डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है, तब आप कहोगे सर ने तो बोला था वेपर गैस एक सी होती है, एक ही होता है, ठीक है। अभी आप एक समझ सकते हो, ठीक है। लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक, यहां पे भी क्या होगा, प्रेशर वही रहेगा, क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब स्टैंडर्ड प्रेशर, कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है भाई, इतना समझ में आया क्या, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म वेपर्स एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यहां पे कॉमा लगा लेंगे, ठीक है, कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, समझ गए। तो भाई देखो लिक्विड से गैस बनी, बॉइलिंग प्रोसेस हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट, अब गैस से लिक्विड होगी तो कंडेंसेशन होगा, तो पॉइंट भी कंडेंसेशन पॉइंट हो जाएगा। तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, बस यहां पे जहां पे लिखा लिक्विड बॉइल्स, यहां पे हम क्या लिख देंगे, वेपर कंडेंसेट टू फॉर्म, वेपर की जगह क्या कर देंगे हम, लिक्विड कर देंगे, एट एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड इट्स कंडेंसेशन पॉइंट,
और बॉइलिंग पॉइंट जो है इसकी वैल्यू न्यूमेरिकली इक्वल होगी किसके? कंडेंसेशन पॉइंट के। क्योंकि भाई यही तो पॉइंट है ना, दोनों इधर से इधर गए तो कंडेंसेशन था प्रोसेस, इधर से इधर गए तो बॉइलिंग था, तब बीच का तो यही पॉइंट हुआ ना, वही टेम्परेचर हुआ, जहां से गैस में गए जहां से लिक्विड में गए। ठीक है, चलो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि जब कभी भी स्टेट चेंज होती है, क्या होती है भाई? स्टेट चेंज होती है तो उस समय के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। मतलब अगर मान लो आप एक बीकर ले लो, ठीक है, उसको आप गरम करो, गरम क्या करो, बीकर क्या लो, सोचो आप चाय बना रहे हो, क्या कर रहे हो भाई? चाय बना रहे हो, बनाई किसी ने चाय? ठीक है, तो चाय बनाते हैं तो पानी को क्या करते हैं? बॉयल ही तो करते हैं, उबालते हैं ना। तो जिस समय चाय उबलने लगती है, बहुत लोगों की जल भी जाती होगी, हाँ, जली चाय पिए कभी? जली चाय नहीं पी? कोई बात नहीं, चल चाय जल कैसे जाती भाई? पानी उड़ गया सारा, चाय जो नीचे थी वो जल गई हीट की वजह से, है ना। चलो, तो जब चाय बॉईल हो रही होती है उस समय अगर आप उसमें थर्मामीटर डाल दो, क्या थर्मामीटर डाल दो, तो क्या होता है भाई? आप उसका टेम्परेचर देखोगे कि टेम्परेचर वहीं पे रुका हुआ है, क्या है? कांस्टेंट है, वहीं पे रुका हुआ। और जब तक ये पूरा पानी उड़ नहीं जाएगा, बॉईल नहीं हो जाएगा, तब तक वो वहीं पे रुका रहेगा, है ना, रुका रहेगा। ठीक भाई, मान लिया रुका रहेगा, तो रुका रहेगा। गैस आप बंद कर देते हो क्या? बॉईल हुआ, आपने गैस बंद कर देते तो ठंडा होना चालू हो जाता है ना, उड़ता तो नहीं है। अब आपकी गैस लगातार जल रही थी और टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा था, गैस जल रही थी तो एनर्जी दे रहे थे आप, तो एनर्जी दे रहे थे तो क्या होना चाहिए? टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। पर हमने क्या देखा? टेम्परेचर तो हमारा बढ़ ही नहीं रहा। तो भाई जब हम हीट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, तो वो हीट या एनर्जी जा कहां रही है ना, सोचने वाली बात है। जादू, हीट या एनर्जी जा कहां रही है? तो भाई देखो, वो हीट या एनर्जी कहां जाती है? वो हीट और एनर्जी, ये जो गैस उड़ उड़ के जा रही है, उड़ उड़ के, ये किस फॉर्म में लेके जा रही है? लेटेंट हीट के। किस फॉर्म में लेके जा रही है भाई? लेटेंट हीट के फॉर्म में लेके जा रही है। किस फॉर्म में लेके जा रही है? लेटेंट हीट। तो अब वेपराइज हो रहा है, क्या वेपर में चेंज हो रहा है, तो इसी को बोल देते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोल देते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो भैया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये नहीं कि लेटेंट हीट वो होगी कि पता चला पानी था आपका 10 डिग्री में, तो पहले 10 से 100 लेके गए, 100 से फिर आपने गैस में चेंज किया, नहीं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन सिर्फ कितना है भाई? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन सिर्फ कितना है? द अमाउंट ऑफ हीट, हीट मतलब यही एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड। 1 kg, क्योंकि लिक्विड, ये जो लेटेंट हीट की जो हम यूनिट डिफाइन करेंगे तो पर केजी डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो जाएगा? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट। ठीक है, अलग अलग सब्सटेंस के लिए ये एनर्जी या लेटेंट हीट अलग अलग होगी। ठीक है, सबकी सेम नहीं होगी। समझ गए? क्लियर है? तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आ जाता है, कहता है आपसे कि एक बॉइलिंग वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे, एक स्ट्रीम है
100 डिग्री सेल्सियस पे। बताओ आपको ज्यादा बर्न कौन कॉज करेगा, या जो ज्यादा बर्न कॉज कर रहा है वो क्यों कर रहा है? उसका यही आंसर है, क्योंकि स्टीम पहली बात तो आंसर क्या होगा, स्टीम ज्यादा बर्न कॉज करेगी। क्यों करेगी भाई? क्योंकि स्टीम में क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसकी एनर्जी ज्यादा है, उसकी एनर्जी ज्यादा है तो ज्यादा मार काट करेगी ना, समझ रहे हैं? ठीक है, तो अगर लेटेंट हीट और वेपराइजेशन लिक्विड से वेपर चेंज करने में आया, तो यहां से यहां मतलब जब सॉलिड से लिक्विड गए होंगे तब भी तो कुछ रहा होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं एक बार, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये हटा दें भाई, पक्का? चलो, तो देखो भाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg solid to its liquid state। ठीक है, समझ गए भाई? क्या? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट। ठीक भाई, चलो, तो ये हो गया लेटेंट ऑफ फ्यूजन। इसको भी ऐसे समझ सकते हो, आप एक बर्फ लेके आए, आपने बर्फ को गर्म करना शुरू किया। क्या किया भाई? गर्म करना शुरू किया, तो होता क्या है, हमने फिर भाई यहां भी तो देखो स्टेट चेंज हो रही है, तो जब तक स्टेट चेंज होगी तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। क्या? जब तक स्टेट चेंज होगी तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। एक बार टेम्परेचर स्टेट चेंज हो गई, फिर टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो भाई अब जब सॉलिड से लिक्विड बन रहा था तब भी तो हीट तो आप बराबर दे रहे थे, तो वो हीट जा कहां रही थी? क्योंकि हम तो कह रहे हैं टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा था, टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा था। तो जब टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था तो ये हीट जा कहां रही थी? वो हीट कौन ले रहा था? वो हीट ले रहा था ये लिक्विड। ये सॉलिड जब लिक्विड बन रही थी तब इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी जाता जा रहा था। ठीक है, तो अगर कोई पूछे आपसे कि भैया आइस ज्यादा ठंडी होगी एट 0 डिग्री की वाटर एट 0 डिग्री, तो भैया आइस ज्यादा ठंडी होगी। क्यों ज्यादा ठंडी होगी? क्योंकि इसके पास तो हीट है ना, वही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ना। और इनके पास तो वो हीट है नहीं, तो ये ज्यादा ठंडे होंगे। हालांकि टेम्परेचर दोनों का सेम है, पर ये ज्यादा ठंडे होंगे। क्यों? ये इफेक्ट ज्यादा ठंडा इफेक्ट देंगे। तभी तो देखो बर्फ डाल के हम लोग पानी में बर्फ डालते हैं। कभी भी गौर करना, एक आप आइस ले लेना, ठीक है, आइस को पानी में डालोगे, पानी ज्यादा ठंडा होगा, और वही आइस को अगर आप 0 डिग्री वाटर बना के डालोगे तो ठंडा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें ऑलरेडी इसकी लेटेंट हीट निकल चुकी है ना। तो देखो जब ये आइस पानी बन रहा होगा तो क्या करेगा? देखो लेटेंट हीट भी ले लेगा जिसको ठंडा करना उससे, फिर इसके बाद और ठंडा कर देगा। वाटर में वो लेटेंट हीट वाला सीन है नहीं, है ना। तो आइस ज्यादा ठंडक कॉज करेगी एज कंपेयर टू वाटर। उसी तरह स्ट्रीम ज्यादा बर्न कॉज करेगी, ज्यादा हीट कॉज करेगी एज कंपेयर टू वाटर। समझ गए होगे आई होप। आगे बढ़े, चल, तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसका जो मेन निकल के आया क्या? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाते हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता था भाई? मेल्टिंग। और पॉइंट जिसपे इधर सॉलिड इधर लिक्विड होता था वो मेल्टिंग पॉइंट। उसी तरह लिक्विड से इधर जाते थे तो प्रोसेस क्या होता था? बॉइलिंग। और जिस पॉइंट के इधर लिक्विड इधर गैस होता था वो पॉइंट क्या कहलाता था? बॉइलिंग पॉइंट। अब लिक्विड जो है अगर टेम्परेचर सेम है दोनों का, ये भी अगर मान लो जैसे वाटर की बात करें 0 डिग्री सी और इसमें भी 0 डिग्री सी, तो इसके पास क्या चीज एक्स्ट्रा होगी? वो होगी
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर इन दोनों की सेम अगर बात करें 100 डिग्री सी 100 डिग्री सी, तो इनके पास क्या चीज ज्यादा होगी, इस गैस के पास लेटेंट हीट ऑफ क्या ज्यादा होगी भाई, वेपराइजेशन। ठीक है, उल्टा भी प्रोसेस था, जी से सी जाते, सॉरी गैस से लिक्विड जाते थे तो हम क्या बोल देते थे, कंडेंसेशन। इधर से इधर जाते थे तो फ्रीजिंग। उनका पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट, उसका पॉइंट कंडेंसेशन पॉइंट। न्यूमेरिकली बॉइलिंग पॉइंट कंडेंसेशन पॉइंट सेम होगा और ये भी सेम होगा। शायद पिछले लेक्चर में ये भी बता दिया था कि सॉलिड से अगर सीधे गैस बन जाती है या सीधे गैस से सॉलिड बन जाता है तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोल देते थे भाई, याद है किसी को हम सबलाइम सब्सटेंस बोल देते थे। क्या बोल देते थे, सबलाइम। और प्रोसेस क्या होता था, सब्लिमेशन। क्या होता था भाई, सब्लिमेशन। तो अगर कोई सब्लिमेशन की डेफिनेशन पूछ ले तो क्या लिखोगे, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू द वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर to solid on cooling without passing through the liquid state is known as sublimation। मतलब इधर से इधर वाले प्रोसेस को भी सब्लिमेशन, इधर से इधर वाले को भी सब्लिमेशन। और जो ये सब्लिमेशन वाला प्रोसेस दिखाते हैं उन्हें सबलाइम सब्सटेंस कहते हैं। एग्जांपल कुछ दे दिए थे, कैम्फर था आपका, शायद दे दिया होगा, नेफ्थलीन दे दिया होगा। ठीक है, तो इतना क्लियर है। प्रेशर का इफेक्ट भी बता दिया था भाई, अगर सॉलिड में प्रेशर कम कर दोगे तो पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड में और प्रेशर कम कर दोगे तो गैस बन जाएगा। उल्टा भी था, प्रेशर बढ़ा दोगे तो लिक्विड बनेगा, प्रेशर और बढ़ा दोगे तो सॉलिड बन जाएगा क्योंकि पार्टिकल पास पास आ जाएगा। ठीक है, तो उल्टा रिलेशन था। टेम्परेचर का ऐसे चल रहा था कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते थे तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। प्रेशर का उल्टा था, जब हम प्रेशर बढ़ाते थे तो क्या होता था, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। तो ये तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर था स्टेट पे। ठीक है, समझ गए भाई, पक्का, आगे बढ़े। अच्छा, ये बॉइलिंग और हमने एक इवोपोरेशन भी बताया क्या, अब बॉइलिंग और इवोपोरेशन में क्या अंतर है, देखो दोनों में हमारा लिक्विड से गैस जाता है। क्या जाता है, लिक्विड से गैस जाता है। मगर फर्क इतना है कि जब लिक्विड से गैस बने एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जैसे वाटर का 100 डिग्री सी है, जब वाटर लिक्विड से गैस बने कब, एट 100 डिग्री सी, तब हम कहते हैं कि वो बॉइलिंग हो रही है। मतलब बॉइलिंग कब हो रही है, एट 100 डिग्री सी। मगर इवोपरेशन कब हो सकता है, इवोपरेशन तो रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है और पानी उड़ भी जाता है। देखो आप अपना मतलब कहीं भी पानी गिरा दो, थोड़ी देर बाद उड़ जाता है। क्या वहां का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया होगा क्या आपने, ना, पॉसिबल ही नहीं। 100 डिग्री सेल्सियस वहां का टेम्परेचर होता तो आप न चल जाते साथ में, है ना। तो रूम टेम्परेचर पे भी इवोपरेशन हो जाता है। वो क्या करता है, खाली लेटेंट हीट ले लेता है, कहां से, एटमॉस्फेयर से, और उड़ जाता है। एटमॉस्फेयर मतलब अपनी सराउंडिंग से ले लेता है। सराउंडिंग से क्या ले लेता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो भाई उसने सराउंडिंग से हीट ले ली, हीट ले ली तो मतलब वो जिस चीज से हीट ली वो ठंडा हो जाएगा। तो एक तरह से इवोपरेशन क्या है, जब वाटर ने इवोपरेशन किया तो ठंडक दी क्या, तो क्या हो जाता है भाई कि इवोपरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग। तो इवोपरेशन में हमेशा कूलिंग कॉज करेगा। ठीक है, समझ गए, चलो। अच्छा, जैसे हम बोल रहे हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी है, तो ये सी क्या चीज है, अब कहेंगे सर ये तो सेल्सियस है ना। चलो बिल्कुल सही, सेल्सियस है।
पर बेटा टेम्परेचर जो हम लोग नापते हैं उसकी जो साइंटिफिक स्केल हम लोग लेते हैं वो केल्विन होती है। क्या होती है भाई? केल्विन। क्या होती है भाई? केल्विन। ठीक है, चलो पक्का। तो अब फिर सवाल आया, केल्विन एक स्केल है तो और कितनी स्केलें होती होंगी? तो देखो टेम्परेचर के लिए हम लोग 3 स्केल यूज करते हैं। क्या क्या? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। ठीक है, तीनों का रिलेशन देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, चलो। तो देखो भाई हमारे पास 3 स्केल हैं। क्या क्या है? सेल्सियस, क्या है भाई? सेल्सियस है, फिर फ़ारेनहाइट है और केल्विन। हम लोग ज्यादातर सेल्सियस यूज करते हैं पर साइंटिफिक स्केल केल्विन है। फ़ारेनहाइट हम लोग बुखार वगैरह नापते नहीं, कहते हैं 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। 100 डिग्री सेल्सियस बुखार नहीं होता ना, कितना होता है? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, नॉर्मल ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है बताओ भाई, इन फ़ारेनहाइट एंड इन सेल्सियस? कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलो। तो सेल्सियस को अगर हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? क्या होता है भाई? या इधर लिखते हैं, फ़ारेनहाइट को अगर सेल्सियस में करना हो तो C इज इक्वल टू F-32 मल्टीप्लाई बाई 5/9। ये इधर भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, कोई ऐसा इशू नहीं है। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होता है 5/9 मल्टीप्लाई बाई F-32। मतलब अगर आपको फ़ारेनहाइट में वैल्यू बता दी जाए तो आप यहाँ पे रख के उसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बिगाड़ देना फ़ारेनहाइट वाला, सॉरी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। कमेंट अब तक जिसको पता होगा कर दिया होगा जिसने। ठीक है, कमेंट कर दीजिए और क्या कर दीजिए भाई, ये क्या होता है? इतने दिनों से आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं तो पता ही होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। ठीक है, जबरदस्ती नहीं, इच्छा हो करिए, नहीं कोई बात नहीं। चलो, हाँ तो कहाँ थे भाई? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो हमने फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला देख लिया कि अगर हमें फ़ारेनहाइट पता हो तो हम सेल्सियस निकाल सकते हैं। तो ट्रांसफर करके इसका भी फॉर्मूला बना सकते हैं क्या एफ के टर्म्स में, कि अगर हमें सेल्सियस पता हो तो हम फ़ारेनहाइट कैसे निकाल सकते हैं? तो फ़ारेनहाइट ऐसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एफ इज इक्वल टू सी या 9/5, देखो 9/5 मल्टीप्लाई में जाएगा ना सी के साथ, और फिर प्लस 30। ठीक, सी पता हो तो ये निकाल सकते हैं। ठीक है, कंफर्म, पक्का। चलो केल्विन में आ जाते हैं। अगर हमें फ़ारेनहाइट पता है तो हम केल्विन कैसे निकालेंगे? तो K इज इक्वल टू F-32 चलो इधर लिखते हैं थोड़ा इधर से। ठीक है, K इज इक्वल टू F-32 मल्टीप्लाई बाई 5/9 प्लस 273.15। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो तब जब फ़ारेनहाइट पता हो, जब हमें सेल्सियस पता हो तो हमें कुछ नहीं करना, C प्लस 273.15। ये फॉर्मूला बाद में इसलिए बताया ताकि वो आप ध्यान दे दो, ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि ये यहां से भी बन सकता है। देखो C प्लस ये था, C की वैल्यू खाली यहां से उठा के डाल दी, देखो वही चीज लिख दी है क्या? तो अगर फ़ारेनहाइट पता हो या सेल्सियस पता हो तो आप केल्विन ऐसे निकाल सकते हो। अब हमने बता दिया कि अगर हमें फ़ारेनहाइट पता है तो आप सेल्सियस ऐसे निकाल सकते हो, या ये फॉर्मूला उल्टा लिख गया, इसको इधर लिखना चाहिए। ठीक है, सही कर देते हैं, इधर कर देते हैं। फ़ारेनहाइट सेल्सियस से कैसे निकाल सकते हैं? 9/5 C प्लस 32। तो उसी तरह सेल्सियस फ़ारेनहाइट से कैसे निकाल सकते हैं? इसी का उल्टा कर दो भाई, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? तो सेल्सियस कैसे निकाल सकते हैं? C इज इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट में F-32।
तो ये तो जब फॉरेनहाइट पता और जब केल्विन पता हो तो क्या करेंगे, सी की वैल्यू ऐसे हो जाएगी क्या, के माइनस 273.15, ठीक है ना। तो जब केल्विन मालूम हो तो फॉरेनहाइट कैसे आ सकता है भाई, जब हमें केल्विन माइनस पता हो तो फॉरेनहाइट की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं, के माइनस 273.15 मल्टीप्लाई बाई 9/5 प्लस 32। कुछ नहीं किया, सी की जगह खाली यहां देखो, यहां से सी की वैल्यू यहां डाल दी और कुछ नहीं किया। तो इस तरह अगर आपको अलग अलग वैल्यूज पता हो तो आप स्केल्स में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक रहा जा रहा है, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा, ये हो गया, ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है वो भी देख लेते हैं, बिल्कुल जरा सा। देखो, हमने 3 स्टेट तो पढ़ी थी अभी मैटर की, क्या, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनके अलावा 2 स्टेट्स और एग्जिस्ट करती हैं। कौन कौन सी भाई, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है बोन आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ये क्या है, प्लाज्मा क्या है भाई, प्लाज्मा क्या है, इट इज अ हॉट आयनाइज्ड गैस, है गैस ही मगर थोड़ा सा फॉर्म चेंज है, इसलिए कंसिस्टिंग ऑफ equal number of positively charged ions and negative charged इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके अगर एग्जाम्पल पूछे जाएं तो एग्जाम्पल क्या है भाई, जैसे लाइटनिंग, सही से लिख देता हूं, और स्टार्स, ईटीसी तो लगा ही सकते, ठीक है। बोन आइंस्टीन कंडेंसेटेड क्या है, इट इज a state of matter in which separate atoms of subatomic particles cooled to temperature very near to absolute zero, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या है, इट इज अ हॉट आयनाइज्ड गैस कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल क्या है, लाइटनिंग, स्टार्स एंड एटसेट्रा। बोन आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है, इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच सेपरेट एटम्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल कूल्ड टू टेम्परेचर वेरी नियर टू एब्सोल्यूट जीरो। अब बात आती है भैया एब्सोल्यूट जीरो क्या है, तो एब्सोल्यूट जीरो होता है 0 केल्विन। अब देखो वहां पे हम लोग डिग्री सेल्सियस लगाते हैं, डिग्री फॉरेनहाइट लगाते हैं, पर केल्विन में डिग्री नहीं मेंशन करते, ठीक है ना। चलो, तो 0 केल्विन को ही हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, अभी तक पॉसिबल ही नहीं है। कैसा है, हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी टाइप का। तो अगर ये 0 केल्विन, तो अगर सी में बात करें तो कितना हो जाएगा, माइनस का 273.15 डिग्री, इसी को बोलते हैं हम एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। पक्का समझ गए। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, जस्ट
एड ऑन नॉलेज के लिए बता दिया, कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या नेक्स्ट लेक्चर बोल लीजिए, उसमें क्या डिस्कस करेंगे, उसमें हम इस चैप्टर की एक्टिविटीज डिस्कस करेंगे, इसके बाद फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।